नमस्कार सभी को। हमने जो सिलसिला शुरू किया था फार्माकोलॉजी डी फार्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था और उस सिलसिले को हम अंतिम पड़ाव पे लेके आ चुके हैं और वो पड़ाव आज ही ख़त्म करते हैं, अंतिम पड़ाव। ठीक है, चलिए तो आज हम जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो दो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ये दो चीज़ें हैं भैया। तो इसमें जो है अब सब चीज़ें जो पढ़ चुके हैं तो जनरली जब चल रही है चीज़ें तो जनरल सा इसमें मैकेनिज्म भी जान लेना है ड्रग के बारे में कि ड्रग भैया कैसे काम करते हैं। जैसे मैं अपने चैनल पे क्या काम करता हूँ, बोर्ड के माध्यम से लिख के उस पर बता रहा हूँ, चाहे कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ या फिर कुछ शॉर्ट्स बना के मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये पीसी फार्मा चैनल का काम है ना, ये चीज़ें हैं। तो वैसे ड्रग जो शरीर में जा रहे हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका क्या तरीका है ना। तो सबका अपना तरीका होता है काम करने का। जैसे किसान है, उनका काम करने का तरीका ये है कि वो फल उगाते हैं, बोते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं और इकोनॉमी में हमारे या फिर हमारे देश की जनता को सपोर्ट करते हैं खाने पीने के संबंधित। ऐसे ही इंजीनियर हैं, वो अच्छे अच्छे रोड्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं ताकि किसान है चाहे जो भी हैं उनको सपोर्ट मिले और वो चीज़ें अपना रनअप कर पाएँ, अच्छे से फसल वगैरह प्रॉपर पहुंचा पाएँ होने के बाद, है ना। तो सबका अपना देश के लिए योगदान है। वैसे ही सेम जो है मैकेनिज्म जो है ड्रग का भी होता है, कुछ शरीर में तरीका होता है काम करने का या फिर शरीर में वो कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ओके ब्रदर, तो इन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं आगे। और आपका ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में और मैं हूं फार्मासिस्ट चंदन। ओके, चलिए तो पहला टॉपिक होने वाला है आज का हमारा जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और दूसरा इसी वीडियो में ही हम कवर कर देंगे आज टोटली फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। और हाँ, एक चीज़, इसका मैं प्लेलिस्ट बना के इस वीडियो के लिंक में ऐड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, पूरी वीडियोस देख लीजिएगा, क्या कि सभी रिलेटेबल हैं और सभी जो है आपको आगे जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको समझने में मदद करेंगे। ओके, एंड आपको नोट्स जो है इसके फर्स्ट चैप्टर के टोटली मिल जाएंगे पीसी फार्मा टेलीग्राम चैनल पे, मैं उसका भी लिंक ऐड कर दूंगा वीडियो के लिंक में। ओके, चलिए भैया, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो ये देखिए टॉपिक हमने शुरू किया यहाँ से, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। आखिर सामान्य तरीके से आखिर दवा के काम करने का क्या तरीका है। सामान्य से देखिए यहाँ सेंस यही है कि सिलेबस क्लियर है कि आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है, बहुत ढेर सारा नहीं, नॉर्मली समझना कि क्या है, कैसे मैटर है। ओके, तो देखिए ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स इन द बॉडी। शरीर में थोड़ी सी ही दवा की मात्रा बस अपना इफेक्ट देती है, प्रभाव देती है। क्यों ऐसा क्यों बात हो रही है भैया? क्योंकि हमने जो एडीएमई पढ़ा ना वो उनका बेड़ा गर्क करता है भैया, कहाँ पूरी तरीके से तुम शरीर में काम करोगे, हम करने ही नहीं देंगे। जैसे कि हमने अगर ये 500 mg कोई दवाई खाई, पैरासीटामॉल खाई, चाहे और भी एंटीबायोटिक खाया, ये चीज़ें होती हैं ना, तो ये खाया ना 500 mg, तो शरीर में मान के चलिए एक एवरेज जो है 50 mg या फिर और 100 mg, इतना ही ये वर्क कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कम ही होंगे पहले तो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो होगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी पास होता है बहुत चीज़ों में, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग। यहीं से लीवर में जब चले जाती है तो ये उनको इनेक्टिव कर देता है, कहता है भागो पहले, हटो पहली फुर्सत में निकलो है ना। तो बहुत कम मात्रा में काम करता है, वही बोल रहा है। चलिए देखिए, ओनली ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इन द बॉडी में बहुत कम ही मात्रा में दवाइयाँ काम करती हैं। वाइल द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद टारगेट बायोकेमिकल्स। जो जबकि होता क्या है, ढेर सारी मात्रा में जो दवाइयाँ जो छोटी सी काम कर रही हैं उसमें से ज़्यादा मात्रा में जो दवाइयाँ हैं हमारी शरीर में, वो केमिकल्स हैं, हमारे बायोकेमिकल्स, जैविक केमिकल जो रसायन हैं, जैसे ब्लड है उसमें एंजाइम है, ढेर सारे ब्लड में ही हार्मोन्स हैं, इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। भैया हम कुछ काम कर ले, हमको भेजा गया है शरीर के अंदर, आप ही के मालिक ने भेजा, तो फिर ये जुड़ के काम करवाते हैं उनसे, कहते हैं ठीक है भाई आओ, जब मालिक ने कहा है तो कर ही लो कुछ काम। और कुछ लोग बाहर ही भगा देते हैं, सब निकाल देते हैं। तो वही चीज़ें बोल रहा है कि जनरल मैकेनिज्म में कुछ दवाइयाँ जो है बायोकेमिकल से ही इंटरेक्ट करके, रिएक्शंस करके वो काम करती हैं आगे की तरफ, ठीक है, और फिर अपना इफेक्ट देती हैं और हमें रिलीफ मिलता है। ओके, तो ये 4 मैकेनिज्म इसमें मेंशन किए गए हैं मेनली, जैसे कि आप देख सकते हैं। देयर आर 4 बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। फर्स्ट इज़ 1 ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, सेकेंड एंजाइम्स, थर्ड इज़ 1 आयन चैनल्स एंड रिसेप्टर्स। इन चारों
टर्म से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या हो सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट का मतलब ही समझते हैं कुछ ले जाने या ले आने की बातें हो रही हैं, है ना। एंजाइम्स, आपने इसकी बातें सुनी ही है, इससे संबंधित चीज़ें कि एंजाइम एक ऐसी केमिकल्स हैं जो कि प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन ये शरीर में क्या करते हैं, रिएक्शंस को बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट, आयन चैनल्स। आयन का मतलब समझ ही रहे हैं आप, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले कुछ जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और चैनल्स की बात हो रही है क्या, जो दरवाज़ा टाइप का कुछ रहेगा जो आने जाने देगा, है ना। चैनल्स, दरवाज़ा खुला बंद हुआ, ये इससे कुछ मैटर। रिसेप्टर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही जब फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया है इस चैप्टर का, उसमें इंट्रोडक्शन में रिसेप्टर के बारे में मैंने समझाया था, है ना। और अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। ओके, चलिए तो ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये आ गया आपका उसी का एक्सप्लेनेशन। देखिए सिंपली हमको कितने पेजेस पढ़ने हैं मेनली समझ लीजिए, 1 2 3 4, और ये पूरा चैप्टर ख़त्म आज के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया जिसमें ट्रांसपोर्ट होगा कोई चीज़, यानी कोई चीज़ का क्या मतलब है, ड्रग। अल्टीमेट गोल फार्माकोलॉजी में ड्रग की ही होगी, आखिरी में बात ड्रग की ही है, चाहे कुछ भी घुमा फिरा के लेकर आइए, लेकिन लास्ट में वो ख़त्म कहाँ पे होगी, ड्रग पे ही बातें ख़त्म होंगी। चलिए देखिए, लिखा है ट्रांसपोर्टर आर द कैरीज द ड्रग्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्ट्रेट across the biological membrane in the direction of concentration gradient using metabolic energy। इसमें जो क्या है, ट्रांसपोर्टर। अब जैसे आपने कैरियर सुना होगा, और क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ों के बीच लास्ट में ER लगा दिया जाएगा तो उसको करने वाला हो जाता है ना। प्रेयर, प्रे करना मतलब प्रार्थना करना, प्रेयर मतलब जो चीज़ें हैं, सॉरी ये लॉजिक कुछ ठीक नहीं बैठा, बट कोई ना, आप समझ गए होंगे कि ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, आना जाना की बात हो रही है, और ER जब लग गया ट्रांसपोर्टर जो ले जाने वाला है। ओके, चलिए, ट्रांसपोर्टर आर द कैरीज द ड्रग। जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो ले जाने वाले होते हैं, वो जो है दवाई को कैरी करते हैं, ढोते हैं, उठाते हैं, ले जाएंगे। कैसे भैया, यहाँ पे देखिए अभी डायग्राम में समझाया गया है। विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, जो कि यातायात में शामिल होते हैं। सबस्ट्रेट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है ये भी मैंने समझाया था एक्टिव पैसिव में, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी या फिर एब्जॉर्प्शन की बातें हो रही थी तो उसमें थी ये चीज़ें। होता क्या है कि दो तरीके से दवाइयाँ जो है अंदर भेजी जाती हैं। एक हमने पढ़ा था पैसिव और एक पढ़ा था एक्टिव। पैसिव में क्या था, अपर पोर्शन से लोअर पोर्शन की तरफ भेजा जा रहा था। जैसे कि अगर हम ये पेन ही खड़ा कर दें ऐसे, तो पैसिव में क्या हो रहा था, अपर से लोअर पोर्शन की तरफ, यानी कि यहाँ से कोई चीज़ आपको भेजनी है कहीं पे, ऐसे नीचे कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे यहाँ पे ऐसे गिराना है, ऐसे आसानी से गिर जा रहा है बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी काइनेटिक एनर्जी नहीं लग रही। काइनेटिक एनर्जी का मीन्स यही होता है कि जो मूवमेंट में ज़रूरी होता है ना। तो ये पैसिव है, ऐसे रखिए आप, ऐसे गिर जा रहा है तुरंत। तो दो तरीके से होता था, पैसिव और एक्टिव। तो एक्टिव वाले में एनर्जी लगता है, जैसे इधर से आपको इधर की तरफ भेजना है तो क्या होगा, आपको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये अपर पोर्शन तक आएगा, है ना। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसमें वही बोल रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोएस्ट से हायर की तरफ जाएगा, तो एक्टिव वाला होगा मेनली। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है डायग्राम में। ये आपका सेल मेम्ब्रेन, ये जो आप सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा हुआ है HAP में, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपोर्टर है भैया, ये ट्रांसपोर्टर है जो ले जाएंगे यहाँ से कुछ किसी चीज़ को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इमेज दिखाया गया, यहाँ पे सेकेंड इमेज, है ना। फर्स्ट में क्या हो रहा है, ड्रग आ रहे हैं शरीर में घूमते 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 घूमते, जैसे हमने इन सब डायग्राम में समझा था कि यहाँ से खाए थे, यहाँ पे आए पेट में, पेट से आंत में, और आंत में एब्जॉर्ब कर लिया गया, यहाँ पे सोख लिया गया, है ना। तो यहीं पे जो ये अगर यहाँ पे हम बना देते हैं ऐसे नस का स्ट्रक्चर, तो ये सेल मेम्ब्रेन है ना भैया, सेल से ही तो बनी है सब चीज़ें, सेल मेम्ब्रेन। तो वही बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन में
यहाँ पे चीज़ें सब प्रोसेस हो रही हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ड्रग आ रहा है और ये सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट यानी कि जिससे बाइंड करेगा वो चीज़ें, है ना, तो बाइंड कर लिया। अब ये सबस्ट्रेट क्या होते हैं, इनकी जो है इनसे परिचय होती है। ये सब दोस्त हैं आपस में, तो इससे जब ड्रग ने बाइंडिंग कर ली, बांड बना लिया, वो भाई प्लीज़ मुझे अंदर ले जाओ ना कैसे भी करके। जैसे देखते हो मूवीज़ वगैरह, डंकी मूवी में दिखाता है कि ब्रोकर रहते हैं रास्ते में, सब ले जाते हैं सबको, ये सब चीज़ें करते हैं। वैसे सेम यहाँ सब स्ट्रेट को मान लीजिए, है ना, बीच का ये काम कर रहा है। इससे चिपका और इसके बाद आया, ठीक है भाई मैं ही तो हूँ सिर्फ, ले चलो मुझे। तो ये ले आता है और ले आके इस साइड देखिए छोड़ दिया। फर्स्ट में यहाँ पे बाइंडिंग हुआ और यहाँ से आना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे यहाँ सेकेंड पे पहुँच गया, ये दिखाया गया स्टेप्स, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड में ये छोड़ दिया। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ओके, यू अंडरस्टैंड। चलिए यहाँ पे लिखा भी है, ड्रग बाइंड विद सबस्ट्रेट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर। जो है बाइंड करते हैं वो सबस्ट्रेट से और ट्रांसपोर्टर के हेल्प से एक तरफ से दूसरी साइड तक ये जा सकते हैं और अपना काम कर लेंगे। ओके, तो ये है पहला मैकेनिज्म हम बोल सकते हैं जो ड्रग का एक्शन देने का तरीका है। एंजाइम्स हैं इसी में। एंजाइम्स का क्या रोल है भाई, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोटीन्स। यह एक जैविक रस मॉलिक्यूल है, जैव मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं, है ना, उसी में टाइप्स होते हैं अलग अलग प्रोटीन। अब जैसे होता क्या है, हम प्रोटीन तो दाल ही खा रहे हैं रोज़, चाहे कुछ और खा लिए, प्रोटीन के लिए बादाम खा लिए, ये सब चीज़ें प्रोटीन ले रहे हैं। लेकिन शरीर में क्या होता है, जब पचाया जाता है ना, उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह किया जाता है तो उसका अलग अलग फॉर्म बन जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसी सेकेंड ईयर में ही आपके बायोकेमिस्ट्री होगा, है ना। आप लोग सिलेबस निकाल लीजिए, आपका सिलेबस मैं अपने पीसी फार्मा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो बायोकेमिकल में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसे क्या होता है, क्या चीज़, प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है ढेर सारे होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक प्रोटीन है जो पाया जा रहा है, जो एंजाइम के रूप में होता है ना, उसी से बने होते हैं मिलके एंजाइम। विच एक्ट कैटालिस्ट इन द बॉडी। जो एंजाइम है वो कैटालिस्ट की तरीके से हमारे शरीर में काम करते हैं। कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, जो क्रियाओं को बढ़ा दें। तो होता क्या है, ड्रग्स आर इंक्रीज और डिक्रीज द एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब शरीर में क्या हो रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस अगर हो रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, जैसे पाचन को ही हम कहते हैं कि डाइजेशन नहीं हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब क्या करें, दवाई दे दीजिए, कुछ ये वो पाचक दे दीजिए। तो होता क्या है ना, वहाँ पे ऐसे ये मान लो फूड है, फूड ओके, ये है पूरे ठोस फॉर्म में एकदम, मतलब आया अभी, ये पूरा अच्छे से डिजॉल्व नहीं हुआ है, केमिकली फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो जब यहाँ पे एंजाइम तो है, लेकिन एंजाइम जो है कम काम कर पा रहे हैं, तो अब क्या होता है, बाहर से हम जो है इनहेल करते हैं, क्या, ड्रग, अपने शरीर में ड्रग को हमने इंटर कराया। तो ये ड्रग जो है क्या होता है, आके बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो एंजाइम के कार्य को या तो क्या करेंगी, बढ़ाएंगी या तो घटाएंगी। तो हमने यहाँ पे पाचन जब नहीं हो रहा है, जिसे इनडाइजेशन आप बोल देते हैं, इनडाइजेशन। ओके, तो इनडाइजेशन के कंडीशन में ऐसी दवाइयाँ देंगे जो एंजाइम के रिएक्शंस को बढ़ा दें मेनली, चाहे एंजाइम ही हम डायरेक्ट दे देंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अब फूड क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ब्रदर, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वही बोल रहा है कि ड्रग कैसे काम करता है, एक तो एंजाइम को बढ़ा के या फिर घटा के भी काम करता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके काम कर रहा था सेल्स में, और यहाँ पे बढ़ा के और घटा के, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एड्रेनलिन ड्रग्स विच स्टिमुलेट द एडेनिल साइक्लेज टू प्रोड्यूस साइक्लिक AMP। ओके, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पे देखिए एड्रेनलिन जो दवाई है ये स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, एडेनिल साइक्लेज एंजाइम है, ASE। अगर मैंने बताया भी था, अगर 100 नाम एंजाइम के लिखे जाएंगे तो उसमें से 90-80 नाम कम से कम ऐसे ही होंगे जो एज लगे हुए होंगे, ट्रांसफरेज, मेथिल ट्रांसफरेज, सल्फोनी, ऐसे करके ASE लगाया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे AMP प्रोड्यूस होने लगेगा, साइक्लिक AMP। अब ये क्या काम करते हैं शरीर में भैया, ये मोबिलाइजेशन का काम करते हैं। जैसे क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल हैं उनको सेल से अंदर बाहर करना है, ये सब चीज़ें काम करवाना साइक्लिक AMP का काम होता है ना। तो आपने एंजाइम भी समझ लिया। अब आगे की चीज़ें देख लेते हैं। आयंस चैनल, यहीं पे देखिए इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है भैया पूरे अच्छे से समझने के लिए, आयंस चैनल। ओके, तो यहीं पर भी समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए लिखा क्या है, ड्रग कैन आल्सो एक्ट ऑन आयंस चैनल। मैंने HAP का एक वीडियो बनाया था, B फार्मेसी का, सेकेंड सेमेस्टर का HAP का ही था, तो उसमें आयन चैनल्स को मैंने समझाया था पूरा प्रॉपर
लिगेंड गेटेड, है ना, ये सब चीज़ें 4 टाइप की उसमें समझाया थी मैंने। अगर वो आप देखना रहेगा तो आपको मैं ये लिंक ऐड कर दूंगा इसी वीडियो में, आप देख लीजिएगा सब डिस्क्रिप्शन में। ओके, आप चैनल्स के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि बार बार चैनल्स का रोल आएगा। अभी पूरी इकोलॉजी बची हुई है आपके लिए। ड्रग्स कैन आल्सो एक्ट ऑन आयन चैनल्स, जो है दवाई जो है आयन चैनल्स की सहायता से भी काम करती है। कैसे भैया? या फिर उसी पे ही मेनली काम करती है, आयन चैनल्स पे ही काम करती है, उनको बढ़ा के घटा के उनको भी। आयन चैनल्स में भी लिगेंड गेटेड इनडायरेक्ट, वाइल इन द अदर केसेस में भी डायरेक्ट। इसमें लिगेंड गेटेड जो है तरीके से होती है, लिगेंड गेटेड होती है। लिगेंड गेटेड अभी देखिए वही बोल रहा हूँ, लिगेंड गेटेड, आयन चैनल्स, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आप एक बार चैनल्स वाले वीडियोस देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे होते क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की काम करेंगे। कैसे? देखिए, द लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, इसमें होता क्या है, ओपन अप व्हेन द ड्रग कंबाइंस विद ए रिसेप्टर इन दिस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, आयंस चैनल्स प्ले मेन रोल। जो लिगेंड गेटेड आयंस चैनल होते हैं, यहाँ पे चीज़ें जैसे गेट है और उस पर चीज़ें आके जुड़ जाती हैं और वही लिगेंड गेटेड चैनल कहलाता है, सिंपली समझिए। तो यहाँ पे होती क्या है, गेट है और वहाँ पे दवाई आके चिपक जाती है, या फिर वो आती है कहती है भैया प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो, ऐसी करती है कुछ चीज़ें, एक्टिविटी। तो आयन चैनल्स ओपन हो जाता है, कहता ठीक है भाई इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो जाओ अंदर, क्या करना है। तो व्हेन द ड्रग कंबाइंस विद द रिसेप्टर, और जब रिसेप्टर से वो जुड़ते हैं तभी जो है चैनल्स उन्हें अंदर जाने देती हैं। इन दिस मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन आयन चैनल्स प्ले मेन रोल। अगर चैनल खुलेगा ही नहीं, चाहे तुम एंजाइम से सिफारिश करवाओ चाहे किसी से, तो फिर क्या ही कर लोगे। तो चैनल का यहाँ पे बहुत मुख्य रोल होता है ना। प्ले मेन रोल, मेनली ड्रग बाइंड विद जी प्रोटीन। जी प्रोटीन एक ऐसे रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन का ही तो रिसेप्टर बना हुआ था, सॉरी एंजाइम्स, ये अभी मैंने समझाया आपको। प्रोटीन्स के ही एंजाइम्स बने होते हैं, प्रोटीन्स के ही रिसेप्टर बने होते हैं, सब चीज़ें प्रोटीन वोटीन से ही बनी है कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, है ना, क्योंकि हम वही तो खा रहे हैं। वैसा थोड़ी हमारे शरीर में ईंट और बालू मिट्टी से चीज़ें बनेंगी है ना, प्रोटीन वगैरह से ही बनती हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगली चीज़ में देखिए क्या लिखा है, कपल्ड रिसेप्टर एंड सो गिव एक्शन और इंट्रैक्शन। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, GPCR। इसी से मेनली ड्रग जुड़ती हैं और चैनल से बाहर निकल जाती हैं या इस पार से उस पार चली जाती हैं। देखिए एग्जांपल क्या लिखा है, लोकल एनेस्थेटिक गिव एक्शन बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल। यहाँ आयंस की ही बात होगी, क्योंकि आयन चैनल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तीसरी चीज़ें। आयंस यानी कि आयंस का सेंस ही होता है कि ऑन द मॉलिक्यूल एनी चार्जेस आर प्रेजेंट, विच वन प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो लोकल एनेस्थेटिक जो होती है, गिव एक्शन बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल्स। जो हमने लोकल एनेस्थेटिक क्या होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं, अभी सब पढ़ना है आपको। देखिए अगले चैप्टर्स में एनेस्थेटिक्स होगा। देखिए यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक लिया है, तो यहाँ पे सब चीज़ें समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे समझ लीजिए बस कि एनेस्थेटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सुन्न करती हैं। जैसे यहाँ पे लगा दिए, सुन्न कर दो, अब यहाँ पे चीड़ दो, फाड़ दो, यहाँ पे कुछ अगर दिक्कत है तो उसको सही कर लो, तो वही एनेस्थेटिक होती है, सीधे सीधे सुन्न करने वाली दवाई। वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है, वहाँ पे सब जगह पे हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब प्रेजेंट हैं, आयंस। तो जब एनेस्थेटिक लगता है ना, जैसे हाथ पे अगर लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे मान लीजिए फिंगर वाला पोर्शन है, ऐसे कुछ करके, ये आपने इमोजी देखा होगा, हम बेस्ट ऑफ लक टाइप का दिखाते हैं। अच्छा बना है। चलिए, तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे मान लीजिए कटा हुआ है, इतना ज़्यादा कट गया है, ठीक है। अब इसको लगाना है टाका, तो यहीं पे सुन्न की दवाई लगा देते हैं भैया। तो ये क्या होता है, सुन्न हो जाता है तुरंत। मतलब सुन्न का मतलब यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। तो सुन्न होता कैसे है, जो यहाँ पे सेल्स है ना, उसमें होते हैं चैनल्स ढेर सारे, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, इन सब की वजह से बार बार करंट बनता है। जब नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो उसमें सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो उसी की वजह से पूरे शरीर में हमारे मैसेज जाते 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 ब्रेन तक पहुँचता है कि हमें दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो जो वही जो चीज़ है ना, मैसेज जाना ही बंद हो जाता है। बस वही लिखा हुआ है कि लोकल एनेस्थेटिक जब लगाते हैं तो सोडियम चैनल से चीज़ें ब्लॉक कर दी जाती हैं, तो वो काम ही नहीं होगा, करंट पैदा ही नहीं होगा और मैसेजेस जाएंगे ही नहीं ब्रेन तक। ओके, एक्शन पोटेंशियल जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये देखिए सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया और शरीर ने काम कर दिया, या फिर दवाई ने काम कर दिया। तो ये हो गया एक तरीका।
दवाई काम करने का 3 चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक था पहला ट्रांसपोर्ट प्रोसेस या ट्रांसपोर्टर, और दूसरा एंजाइम, और तीसरा पढ़ लिया आयन चैनल, है ना। यहीं पे देखिए वो ब्लॉक करके बता रहा था, यहाँ पे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट कैल्शियम चैनल इन हार्ट में एक बीटा रिसेप्टर्स या ऐसी दवाइयाँ जाती हैं जो एक्टिवेट कर देती हैं हार्ट के सेल्स को, तो वहाँ पे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो पंपिंग की कैपेसिटी हार्ट की वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया भी है 2 तरीके की दवाइयाँ, ब्लॉकर ओपनर, ब्लॉकर और ओपनर, है ना। ओके, तो इसमें देखिए हमने ओपनर को दिखाया है कि ओपनर आके बाइंड कर रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, और ये यहाँ पे अगले प्रोसेस में देखिए यहाँ पे चैनल्स खुल गए, यहाँ पे चैनल्स बंद हैं, चैनल्स आर क्लोज्ड, बट व्हेन वी इंजेक्ट द ड्रग या वी इंटर द ड्रग इन आवर बॉडीज लाइक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जो बीटा एड्रेनर्जिक है, देन कैल्शियम चैनल्स आर ओपन्स। तो यहाँ पे ओपनर जो है ये देखिए ओपन कर दिया इस चैनल्स को। अब यहाँ पे आयंस जो है ढेर सारे सेल्स के अंदर घुसने लगी। ये सेल का मेम्ब्रेन है, तो सेल का ये एक पोर्शन कटा हुआ दिखा रहे हैं। सेल तो कैसा होता है भैया, गोल सा होता है, ऐसा पूरा पोर्शन, है ना। ये देखिए, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे चैनल्स ऐसे खुल गए, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, वही चीज़ें दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे काम बढ़ जाता है हार्ट का। ओके, दैट्स क्लियर। इन सेल मेम्ब्रेन आयन चैनल्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ब्लॉकर लिखा है, ओपनर लिखा है, आयंस लिखा है, और ये पोर्शन क्या है, ये जो है आयन चैनल्स है, ये चैनल है, दरवाज़ा ये खुल गया, देखिए धड़ाधड़ खुल गया, सिम सिम। चौथी चीज़ें बची हैं जो मैकेनिज्म में ही काम करती हैं, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, और ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक आपका यहाँ तक का। फिर बचेगा एक फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, एंड दैट्स चैप्टर एज क्लियर और फिनिश्ड। चलिए देखिए लिखा है रिसेप्टर। अब ये कैसे काम करते हैं, देखिए रिसेप्टर ये क्या है, रिसेप्टर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। मैक्रो और माइक्रो 2 वर्ड आपने सुना हुआ है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और मैक्रो मतलब उसके कंपेयर में बड़ा, है ना। अगर ये मॉलिक्यूल है, इसे बोलते हैं माइक्रो, और इससे बड़ा होगा मैक्रो, है ना। ये माइक्रो, ये मैक्रो, तो मैक्रो मॉलिक्यूल है हमारा रिसेप्टर, जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन होता है, या फिर प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल को रिसेप्टर बोल दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। इट इज़ अ बाइंडिंग साइट विच आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल या फिर इफेक्टर सेल, एंड इट सर्व टू रिकॉग्नाइज द ड्रग मॉलिक्यूल टू इनिशिएट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। रिसेप्टर जो है प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। ये होते क्या है, इट इज़ अ बाइंड साइट, ये बाइंडिंग साइट होते हैं। ये ऐसी जगह होती हैं, साइट मतलब जगह, ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे ड्रग जो है क्या होता है, सॉरी यार, इट इज़ अ बाइंडिंग साइट विच आर लोकेटेड एट द, हाँ, ये जुड़ने वाला होता है, हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे ये कटा, यहाँ पे सेल्स थे, ये डैमेज हुआ सेल्स, यहाँ पे सेल्स ऐसे बना दीजिए, तो इसी के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए इस शेप में रहेगा, वी शेप, है ना, चाहे इस शेप में हो सकता है, इस शेप में, ओके, दैट इज़ रिसेप्टर। इट्स फॉर्म बाय प्रोटीन, ये बने होते हैं प्रोटीन के। तो वही लिखा है, सरफेस पे सेल के प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, इट सर्व टू रिकॉग्नाइज द ड्रग मॉलिक्यूल टू इनिशिएट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यही जो सर्व मतलब देते हैं, रिकॉग्नाइज भी करते हैं, पहचानते भी हैं ड्रग मॉलिक्यूल को, और इनिशिएट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यहीं से शुरुआत होता है दवाई के काम का। जब इससे ड्रग आती है ना, जैसे वी शेप का है उसका मॉलिक्यूलर शेप, जैसे आके इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ गया, ये देखिए। तो रिसेप्टर ड्रग बाइंडिंग, है ना, यहाँ पे बाइंड कर गए ये। तो यहाँ यहीं पे अब काम शुरुआती दौर, इनिशिएट मतलब शुरुआत होना, शुरुआत हो जाती है उनका काम करना। ओके, होता क्या है, आगे लिखा है, ligands and molecule that bind to these receptors like neurotransmitter, hormones, drugs। ligands जो होते हैं, ligands का मतलब होता है ligands are molecule। ligands एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो अटैच्ड होते हैं, that bind to these receptors। रिसेप्टर से जो भी चीज़ जुड़ रहा है ना, उसी को हम ligand बोल देते हैं। ओके, रिसेप्टर मान लीजिए ये है, ये, ठीक है, ऐसे रिसेप्टर ये सेल के ऊपर चिपका हुआ है, तो इससे जो भी चीज़ आके, जैसे इस शेप में है कोई चीज़ आके जुड़ गई, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम लिगेंड बोल देते हैं। तो लिगेंड्स आर दोज मॉलिक्यूल विच बाइंड टू द रिसेप्टर, ओके, लाइक न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, ड्रग।
दवाई जो हम खाते हैं वो भी लिगेंड है, क्योंकि वो भी जाके रिसेप्टर से जुड़ रहा है। हार्मोन्स भी ढेर सारे हैं जो रिसेप्टर से जुड़ के ही सेल्स से काम करवाती हैं, भाई उठो ना, मुझे ले चलो अंदर सेल के, मैं काम करवाऊँगा। न्यूरोट्रांसमीटर भी वही काम करते हैं। ओके, फिर लिखा है ए लॉट्स ऑफ ड्रग गिव इट्स एक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर। जो ढेर सारी ड्रग्स हैं वो तभी काम करती हैं जब रिसेप्टर से इंटरेक्ट करती हैं, उनसे जोड़ी बनाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं या फिर रिएक्शंस करती हैं, उससे बाइंड होती हैं। दैट्स क्लियर। तो आपने ये चीज़ें पढ़ लिया, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब इसी में जो एक टॉपिक बचा हुआ है आपका, देखिए फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ये ख़त्म हो जाएगा। बस मुश्किल से 1.5 पेज बचा हुआ है, तो ख़त्म करते हैं इसको। इसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे और प्रॉपर आप नोट्स बना लेंगे। चलिए हाँ भैया, तो फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? जनरली इसी टॉपिक का मीन समझ लीजिए। फैक्टर मतलब कारक। अब कारक दो तरीके के हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो मुझे प्रमोट करते होंगे, भाई तू कर बहुत अच्छा कर रहा है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। और कुछ चीज़ें भी ऐसी भी हो सकती हैं कि जो कहेंगे अरे तुम तो बेकार हो यार, झूठे कहाँ ये फंसे पड़े हो, है ना। तो ये दो तरीके के फैक्टर हो सकते हैं, स्टिमुलेट करने वाले और डीमोटिवेट करने वाले, है ना। मोटिवेट, डीमोटिवेट, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वैसे सेम इसमें भी है, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ऐसे कौन से कारक हैं जिन्हें हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, या उसमें उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको देखते हुए हमें दवाई बनानी पड़ती है ना। समझ रहे हैं बात? ऐसे कौन से कारक हैं जिनको ध्यान में रखते हुए दवाइयों को मॉडिफाई करना पड़ता है, दवाइयों को बनाना पड़ता है। ओके, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी, दवाई एकदम बिल्कुल काम नहीं करेगी भैया, कहेगी भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, तुमने बनाया मुझे 3rd क्वालिटी और चाहिए A1 क्वालिटी, तो काम कैसे होगा। तो वही बात हो रही है फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, यानी कि ऐसी फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हमें दवाई को बनाना है कि दवाई जो है काम करती रहे। ओके, चलिए, तो वही फैक्टर हम जान लेंगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं भाई, कैसे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वही चीज़ें हम दवाई ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। ओके, चलिए ब्रदर, तो ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये कुछ निम्नलिखित फैक्टर्स हैं, कारक हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि पहला लिखा है एज, उम्र। उम्र का बहुत रोल है भाई साहब, नहीं तो फिर दवाई का ना कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। बच्चे को देना है तो अलग कंडीशन, बूढ़े को देना है तो अलग कंडीशन, जवान को देना है तो अलग कंडीशन, पुरुष है अगर तो उसको अलग कंडीशन, महिला है तो अलग कंडीशन। ओके, हाँ, देखिए मोस्ट ऑफ द सिस्टम आर अनडेवलप्ड इन न्यू बॉर्न बेबी such as decreased acid secretion, decreased microsomal enzyme, decreased plasma protein। ठीक है, बहुत से जो ऐसे सिस्टम हैं, तंत्र हैं जो कि अनडेवलप है, होते हैं, अनविकसित होते हैं, विकसित नहीं होते हैं पूरी तरीके से नवजात शिशु में। जैसे कि डिक्रीज एसिड सिक्रेशन, उसमें एसिड सिक्रेशन बहुत कम होता है। एसिड सिक्रेशन आप पढ़े हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानते भी हैं कि हमारे पेट में जो है पैराइटल सेल होता है, पैराइटल सेल जो कि एसिड सिक्रेट करवाता है, HCl, और ये बनता कैसा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसी से बन जाता है आपका HCl। हाँ, है ना। तो HCl का सिक्रेशन बच्चों में नहीं होता है ना। तो ये दिक्कत है। डिक्रीज्ड माइक्रोसोमल एंजाइम, माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं, ये निकलते हैं आपके लीवर उवर से जो पाचन करने में मदद करते हैं, है ना। डिक्रीज्ड प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि एल्बुमिन, और क्या होता है ये देख लीजिएगा चीज़ें आप लोग, एल्बुमिन है और एक प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बच्चों में नहीं डेवलप होती है। तो और आगे क्या लिखा है, बाइंडिंग एंड डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR जिसे बोलते हैं। अभी मैंने अगले लेक्चर में समझाया था, उन वीडियो लेक्चर को मैं ऐड कर दूंगा, ये मैं बोल चुका हूँ इस लिंक्स में, या फिर प्लेलिस्ट बना के आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें बच्चों में नहीं डेवलप हुई रहती हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लिखा है इन द यंग एडल्ट्स, इन द यंग एडल्ट्स, यहाँ से समझ आएगी, अलग अलग लाइनिंग है। यंग एडल्ट्स द मेटाबॉलिज्म्स एंड एसिड सिक्रेशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इट्स ऑल प्रोसेस अकर्स प्रॉपर्ली। ये देखिए अब दूसरी कंडीशन आ गई, बच्चा जिसमें नहीं डेवलप्स हैं ढेर सारी चीज़ें, और नौजवान उसमें ढेर सारी चीज़ें डेवलप्ड हैं पूरी तरीके से लगभग। और तीसरा स्टेज आता है इन ओल्ड एज इंडिविजुअल्स डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड डिक्लाइन द रीनल फंक्शन आर सीन और ऑब्जर्व।
बच्चों की बात, जवान की बात हुई है और जवान के बाद बुढ़ापे की अवस्था की बात हो रही है। तो बुढ़ापे अवस्था में बहुत से व्यक्तियों में, इंडिविजुअल्स व्यक्तियों में ऐसा देखने को मिलता है कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन की क्षमता, कैसे क्या एक्टिवेट करना है, इनएक्टिवेट करना है दवाइयों को, ये सब चीज़ें। डिक्लाइन द रीनल फंक्शन, रीनल यानी कि किडनी की भी फंक्शन कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है ख़त्म हो चुकी होती हैं, फिल्ट्रेशन भी अच्छे से नहीं होता है। तो सो कंपेरिजन टू एडल्ट पेशेंट मैनी डिफिकल्टी फेस्ड विद पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक पेशेंट्स। तो ये सब चीज़ें फैक्टर है एज का, जो कि ध्यान में रखते हुए दवाई को बनाने पड़ता है। क्योंकि तुलना जब करते हैं ना नौजवान पेशेंट से बूढ़े और बच्चों को, पेडियाट्रिक मतलब होता है बच्चा वाली, शिशु की संबंधित जो दवाइयाँ हैं, और जीरियाट्रिक यानी कि वृद्ध से संबंधित, बूढ़े से संबंधित। तो हमें ये एज का जो है ध्यान रखते हुए दवाई को बनाना पड़ता है। तो एक चीज़ समझ चुके आप फैक्टर, ठीक है। दूसरा समझ लेते हैं सेक्स और जेंडर, लिंग या जेंडर या सेक्स दोनों लिंग ही है मतलब, या फिर मेल है या फीमेल है, इन सब चीज़ों को समझ के बनाना पड़ता है। कैसे, क्यों? द ड्रग एक्शन आर आल्सो अफेक्टेड बाय द सेक्स बिकॉज मैनी फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस अकर्स इन द मेल एंड फीमेल लाइक। देखिए, दवाई का जो कार्य है ना वो बहुत मात्रा में अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि क्यों? क्योंकि लिंग की वजह से मैनी फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस अकर्स इन मेल एंड फीमेल लाइक। बहुत से फिजियोलॉजिकल यानी कि बनावट के तौर पे, और फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शन, कार्य के तौर पे, और एनाटॉमिकल यानी कि बनावट के तौर पे महिलाओं में और पुरुषों में बदलाव होता है। तो भाई बदलाव है तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें शरीर में अलग अलग होती रहेंगी, तो उसी हिसाब से हमें दवाई को बनाना पड़ेगा है ना। हाँ, जैसे कि लिखा है हार्मोनल चेंजेस इन प्यूबर्टी। बहुत सी चेंजेस होती हैं हार्मोन्स से संबंधित। प्यूबर्टी जब जवान होते रहते हैं या विकसित होते हैं, मैच्योर होते हैं मेल और फीमेल। जैसे कि महिलाओं में क्या, प्रोजेस्टेरॉन और एक और एंजाइम हार्मोन्स होता है। हम महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन होता है, दूसरे का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज़। और दूसरा होता है मेल में टेस्टोस्टेरॉन, है ना, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन दोनों में अलग अलग हार्मोन्स बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हमारे शरीर में, जैसे मैं मेल हूँ तो देखिए ढेर सारे बाल्स वगैरह, बाल वगैरह आ गए हैं, हेयर्स हमारे शरीर पे आ जाते हैं, है ना। कंधे चौड़े हो जाएंगे, आवाज़ तेज हो जाएगी, मैं चिल्ला के बोल सकता हूँ जय हो ये तो बहुत स्लो है फिर भी। तो ये चीज़ें होती हैं ना, मर्दों में की आवाज़ जो है तेज़ हो जाती है, और महिलाओं की आवाज़ जो है और सुरीली कहीं ना कहीं होने लगती है, और उनके जननांग बढ़ने लगेंगे, पुरुषों में भी होती है। तो ये सब ढेर सारे बदलाव होते हैं, किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। तो हार्मोन्स की वजह से ये दवाइयों का भी कार्य चेंज हो जाता है। बॉडी वेट, महिलाओं की बॉडी वेट जो है कंपेयर टू मेल कम होता है ना, तो दवाई भी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। उसके बाद है मेंस्ट्रुएशन, जो है महिलाओं में जो है मेंस्ट्रुएशन की भी फिजियोलॉजी होती है ना। मेंस्ट्रुएशन यानी कि वही पीरियड्स जो बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं। प्रेगनेंसी महिलाओं में भी होती है। तो ये सब चीज़ें इट्स ऑल अफेक्टिव फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दवा को हमें ध्यान में रख के बनाना पड़ता है कि कौन सी दवाइयाँ, बहुत सी दवाइयाँ तो सेम चलती हैं महिला और पुरुषों में, लेकिन उनका डोज वगैरह थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ता है ना। और कंडीशनल है, प्रेगनेंसी में बहुत सी दवाइयाँ बैन कर दी जाती हैं। आपके घर पे जरूर कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा, अवस्थाएं होगी कि कोई महिला है, जो भी है, मम्मी भाभी चाहे जो भी है, मम्मी को थोड़ी हम जरूरी है देखे हों, लेकिन भाभी वो भी ऐसे कोई है तो, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो भाई वाइफ, उसके कंडीशन में देखोगे बहुत सी दवाइयाँ हैं जो एवॉइड की जाती है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फीटस को। फीटस यानी कि जो यूट्रस में बेबी जो है पल रहा है, फीटस। जैसे कि एग्जांपल है परगेटिव मस्ट प्रिवेंटेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। परगेटिव ऐसी दवाइयाँ होती हैं ना भैया, जो जब आपको पेट नहीं साफ होता है तो दिया जाता है। तो परगेटिव में क्या होता है, ये ढेर सारी पानी वगैरह को लाके आपके स्टूल्स को लूज करके और बाहर निकालेगा, और ढेर सारा एकदम मरोड़ होगा पेटों में तेज़ी से, ताकि बाहर निकलने लगे। तो मस्ट प्रिवेंटेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में वैसे ही मरोड़ होते रहता है महिलाओं के शरीर में, उसी दौरान और दे देंगे आप परगेटिव तो और मरोड़ होने लगेगा, पता चलेगा उनके दर्द से हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन में परगेटिव मना है। तो ये देखिए, अब परगेटिव मेल में तो मना नहीं होगा किसी अवस्था में जल्दी, है ना। तो ये चीज़ें देखिए अंतर है, सेक्स को ध्यान में भी रखते हुए आपको दवाई बनानी पड़ती है या देनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
दवाई किस रास्ते से दी जा रही है ये भी ध्यान रखने वाली योग्य बातें होती हैं। जैसे कि द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज द ड्रग एक्शन टाइमिंग एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन इट। दवाई जो है किस रास्ते से हम देंगे ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि दवाई का एक्शन टाइमिंग वो कितने देर में काम करेगा शरीर में, ये भी किस रास्ते से आपने दवा दिया है इसी पे डिपेंड करेगा। ये चीज़ें हमने समझाया है ना आपको यहाँ पे, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देख लीजिएगा आप वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में ही है चीज़ें, तो आपको समझ आ जाएंगी। हाँ क्या है, टाइमिंग कैसे कितने देर में काम करेगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन इट। रूट पे ही, रास्ते पे ही डिपेंड करता है किस रास्ते से हमने दवाई दिया है कि दवाई कैसे कितने देर में काम करेगा और उसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा। लाइक जैसे कि ओरल डोजेज आर ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड ग्रेटर अमाउंट कंपेरिजन टू आईवी डोज। जैसे कि आपने देखा होगा ओरल जो मुख के रास्ते दवाइयाँ दी जाती है, जैसे टैबलेट के फॉर्म में चाहे फिर सिरप के फॉर्म में, तो वो ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है ना। जैसे 500 mg आपने ये देखा हुआ, सीधे सीधे समझिए, बुखार उखार इस समय टाइफाइड उफाइड बहुत होता है लोगों को, तो अगर इंजेक्शन सिर्फ लगेगा ना तो दिन भर में एक बार लग जाएगा 1000 mg या 500 mg का, और उसी को अगर टैबलेट फॉर्म में दिया जाएगा तो उसको 3 बार खिलाया जाएगा, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खिलाया जा सकता है कि भाई तीनों टाइम खाओगे तुम एंटीबायोटिक, है ना। तो ये देखिए अंतर है, ओरल रूप में दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है और उसके तुलना में आईवी रूट से हमें कम दवाई देनी पड़ती है। इसका क्या लॉजिक है आप कमेंट्स में बताएंगे, है ना। ये चीज़ें हैं क्योंकि ओरल के रास्ते, मैं बता देता हूँ, ओरल के रास्ते दवाइयाँ ढेर सारी देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे क्यों क्या होता है सिस्टम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, यहीं से आते हैं और लीवर में घुस जाते हैं, और लीवर कहता है चल 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 बाहर निकल भाई पहली फुर्सत में, तुम्हारा कोई रोल नहीं है जल्दी हमारे शरीर में, तो बहुत ढेर सारी दवाइयों को बाहर छाट देता है। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में दवाई देनी पड़ती है कि अगर 500 mg देंगे तो छाटते छाटते 100 mg बच जाएगा तो भी बहुत अच्छी बात है। और जब आईवी इंट्रावेनस नस में जब लगाते हैं तो नस में क्या होता है, आपने पूरा नस में लगाते हैं तो ये पूरे शरीर में घूमते 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 तब ना लीवर के पास पहुँचेगा भैया। तो ये चीज़ें अंतर हो जाती हैं आईवी और ओरल में। फिर लिखा है ओरल डोज आर नॉट गिव ऑनसेट ऑफ एक्शन बट आईवी गिव ऑनसेट ऑफ एक्शन। देखिए ओरल जो है तुरंत काम नहीं करता है शरीर में और आईवी वाला तुरंत काम करता है। आप देखेंगे इमरजेंसी का अगर कभी कंडीशन आता है किसी पेशेंट के डिजीज़ के कंडीशन में, तो उसमें क्या होता है तुरंत सुई वगैरह लगाई जाती है, कहते हैं सुई दवाई हुआ तुरंत ठीक हो गए। लेकिन अगर नॉर्मल है तभी ओरली मेनली दिया जाता है, नहीं तो ओरल के तौर पे नहीं जल्दी ठीक होती हैं चीज़ें, है ना। वही बोल रहा है। चौथा फैक्टर क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। भैया 2 फैक्टर बताए हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म। चलिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है गलत पढ़ दिया मैंने ना, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल, पी एब्सेंट होता है साइकोलॉजिकल शब्द में, है ना। देखिए इसमें क्या है, ड्रग इफिकेसी कैन बी अफेक्टेड बाय पेशेंट्स एक्सपेक्शन एंड एटीट्यूड। एनेक्सियस पेशेंट रिक्वायर मोर जनरल एनेस्थेटिक। जैसे कि देखिए दवाई की जो इफिकेसी है ना, मात्रा प्रभाव, ये प्रभावित होती है पेशेंट्स के एक्सपेक्टेशन की वजह से या फिर उसके एटीट्यूड की वजह से, उसका कैसा व्यवहार चल रहा है, उसका शरीर का क्या सिस्टम है और एक्सपेक्टेशन, वो कैसी उम्मीद लगाए बैठा है, इन सब चीज़ों से साइकोलॉजिकली, जैसे कहते हैं ना कि बहुत लोग की ऐसी साइकोलॉजी, मैं अगर रोज़ चाय नहीं पीऊँगी तो मैं एकदम मेरा सर फट जाएगा या मेरा सर फट जाएगी या जाएगा, ऐसा होता है ना। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद एकदम लगाए बैठे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कहते हैं कि हम उस डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो ठीक ही नहीं होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद उनकी, ऐसी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकली तो है उनके ब्रेन के हिसाब से, है ना, यही तो है। अब बहुत लोगों की ये होती है कि दवाई नहीं खाएंगे तो हम सो नहीं पाएंगे, ऐसी उम्मीद वो बना के साइकोलॉजिकली बना लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए दवाई को बनाना पड़ता है। जैसे ये साइकोलॉजिकल में एक चीज़ और क्या है, अट्रैक्शन। अरे ये कितना गंदा दवाई दिख रहा है, तो हमें कलरफुल बनाना पड़ता है ना। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब जिसे इसी में देखिए एनेक्सियस पेशेंट रिक्वायर मोर जनरल एनेस्थेटिक। कोई चिंतित व्यक्ति है, एनेक्सियस चिंतित व्यक्ति है किसी चीज़ को लेके, उसे जब एनेस्थीसिया लगाएंगे ना तो ढेर सारी मात्रा में लगाना पड़ेगा। अभी एनेस्थीसिया मैंने बताया था लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, है ना, जो शून्य करने वाली दवाइयाँ हैं, तो उसको ज़्यादा मात्रा में लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर। ओके, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट्स इज बॉडी वेट एंड लास्ट वन जेनेटिक फैक्टर। दैट्स योर चैप्टर आर कंप्लीटेड। बॉडी वेट क्या है, पीपल हु आर हैवियर than average may require greater amount of drug than a low weight person because
द proportion ऑफ द ड्रग इन देयर ब्लड इज लेस। इट मीन्स मैक्सिमम वेट इक्वल टू मैक्सिमम डोज, मिनिमम वेट इक्वल टू मिनिमम डोज। जैसे लिखा है देखिए, पीपुल ऐसे व्यक्ति जिनका जो क्या है, हु आर हैवियर देन एवरेज में रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ ड्रग। जो वेटेड हैं, अगर ज़्यादा वेट है उनका, तो एवरेज पर्सन से, मतलब कोई औसतन व्यक्ति है जैसे कि 50-60 किलो का, 70 किलो तक, तो उसको उसके कंपेयर में अगर कोई ज़्यादा वजन है, जैसे 100 किलो का है, 120 किलो का है, तो उसको ड्रग भी ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि लिखा है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ ड्रग देन ए लो वेट पर्सन बिकॉज द प्रपोर्शन ऑफ द ड्रग इन देयर इज लेस। क्योंकि जिसके अब शरीर का वेट बढ़ रहा है तो उसके शरीर में ब्लड की मात्रा भी थोड़ी बढ़ेगी, है ना। ये चीज़ें जायज़, एक नॉर्मल बात है। तो इसीलिए उसके अगर जो ज़्यादा वेट है जिसके शरीर का, उसको थोड़ा सा ज़्यादा डोज देना पड़ता है, जिसका कम है उसको कम डोज देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इट मीन्स मैक्सिमम वेट इक्वल टू मैक्सिमम डोज, मिनिमम वेट इक्वल टू मिनिमम डोज। ओके, यू क्लियर, यू अंडरस्टैंड। चलिए, जेनेटिक फैक्टर्स भी भाई होता है, जाहिर सी बात है। इसमें क्या है, द जेनेटिक वेरिएशन दैट लीड टू डिफरेंस इन द ड्रग रिस्पॉन्स एमॉन्गेस्ट पर्सन आर स्टडीड अंडर द फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था आपको। फार्माको मतलब ड्रग और जेनेटिक्स मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आती हैं, है ना। जैसे पापा मम्मी में कुछ थी तो फिर बच्चे में आगे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वही लिखा है, जेनेटिक वेरिएशन दैट लीड्स डिफरेंस इन द ड्रग रिस्पॉन्स। अगर जेनेटिक्स कुछ वेरिएशन है, कुछ चेंजेस हैं, अगर ऐसी कुछ अनचाही चीज़ें हैं जेनेटिक्स की वजह से, तो होता क्या है, ड्रग का रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा शरीर में, एमॉन्गेस्ट पर्सन, उस व्यक्ति में। आर स्टडी अंडर फार्माकोजेनेटिक्स, ये चीज़ें सब पढ़ी जाती हैं फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर। फार्माकोन मतलब ड्रग और जेनेटिक मतलब जो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती हैं, है ना। लाइक some abnormal genetic response against to the drug, this condition is known as idiosyncrasy। जैसे होता क्या है, बहुत से एबनॉर्मल जेनेटिक रिस्पॉन्स हमें देखने मिलती हैं दवाई के अपोजिट में। क्योंकि इडियोसिंक्रेसी की वजह से। इडियोसिंक्रेसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें होता क्या है, रेयरली किसी पर्सन में जो है एबनॉर्मल रिस्पांस मिलने लगेगा ड्रग के अगेंस्ट। जैसे हमने ड्रग खाया ठीक होने के लिए, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं 1000 में 1, 1000 में 2, जिनको उस दवा के विपरीत एक्शन दिखने को मिलेगा। जैसे कि हम खा रहे हैं, पता चले पैरासीटामॉल, उसका पता चले टेम्परेचर और बढ़ने लग रहा है, उसको उल्टी होने लगे, दिक्कत होने लगे, खुजली होने लगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। फिर लिखा है, इट्स सीन इन स्मॉल पॉपुलेशन बट यूजुअली हार्मफुल। ये बहुत कम लोगों में होता है, 1000 में 1 लोगों को, नहीं तो नहीं भी होता है, लेकिन बहुत हार्मफुल होता है। अब भाई जाहिर सी बात है, वो कुछ भी दवाई खाएगा उसका उल्टा इफेक्ट मिलने लगे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स पे भी हमें ध्यान रखते हुए दवाई को बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। चलिए ब्रदर, तो ये ख़त्म हुआ मैटर आपका पूरा फुल्ली, और ये नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा आपके अपने चैनल टेलीग्राम जो पीसी फार्मा के नाम से चलता है, उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट भी मैं बना के इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी और ये पूरा चैप्टर जो है सिलसिला हमने शुरू किया था फार्माकोलॉजी का, ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए ब्रदर, तो इट्स क्लियर, है ना। तो थैंक यू, आपने ये पूरा वीडियो अगर देखा है तो धन्यवाद। और आप अपने क्लासमेट, सीनियर्स, बी.फार्म वालों से भी शेयर कर सकते हैं हमारा चैनल, और जनरली भी सबसे शेयर वगैरह करा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के रह सकते हैं, ताकि हम और शॉर्ट्स वीडियो ये सब चीज़ें अपलोड करें तो आपसे सीख ले सकें, आपको हेल्प मिले, है ना। तो चलिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल पीसी फार्मा एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू, गुड डे एंड लव यू टू ऑल फॉर वेरी मच लव। ओके ब्रदर, टेक केयर।